हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए, देख लो एक बार क्या चीज है। 10वीं क्लास का मॉडल पेपर लेके आया हूं बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, जो पूछेगा क्वेश्चन है, किस तरह का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे हमें देखना है। ठीक है तो आ जाओ। 10वीं क्लास का ये हमें देखना है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन है ये, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है बेटा। सही विकल्प का चुनाव करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का अगर आपको ज्ञान दिया जाए तो एक फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, मान लो ये एक रेखा है और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2,5 है ना। जब चैप्टर आएगा उस समय पढ़ाऊंगा चीजें। और बी है, इसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक दे रखे हैं 2,9 दे रखे से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक होगा। अब जिस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ रखा है उस बच्चे को चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको दिक्कत होगी बेटा। इसको मैं मान लेता हूं ए बी, इसको मैं मान लेता हूं पी पॉइंट। एक्स अक्ष पर है, मतलब ये एक्स एक्सेस पर है। अच्छा, एक्स एक्सेस पर एक बात बताओ, कोई भी एक पॉइंट है तो एक्स एक्सेस पर जाओगे तो वाई यहां कितना होता है, यहां वाई तो 0 होता है, यहां वाई कितना होता है 0 होता है। तो एक्स को मैं मान लेता हूं एक्स है और वाई कितना है 0 है, वाई 0 है। तो अब चेक कर लो, वाई जिसमें 0 हो वो हमारा ऑप्शन होगा। अरे हर जगह ही वाई 0 आ रहा है भाई, तो यानी कि पूरा ही सोल्व कराना चाहता है। एग्जामिनर चालाक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला लगा देना है। क्या फार्मूला है, फार्मूला है √(x1 - x2 का होल स्क्वायर। फार्मूला है यहां से यहां तक निकालने का, √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप वो चाहें तो वो सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हटाओ, लाल कलर ही लेते हैं अभी तो उसमें। या फिर हटाओ यार, इतने सारे फॉर्मूले मत रटो भाई। सिर्फ कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी दे रखी, यहां से यहां तक उसने दे रखा है 1, और यहां से यहां तक भी उसने कितना दे रखा है 1 दे रखा है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है बच्चों। समदूरस्थ मतलब जितना यहां से यहां तक है उतना यहां से यहां तक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो बिल्कुल बात समझ में आती है। या फिर हटाओ, फॉर्मूला लगा लेते हैं। अभी जब ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाऊंगा तब बताऊंगा। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की दूरी दोनों आपस में बराबर है बोलता है। यहां से यहां तक की दूरी निकालने का फॉर्मूला यह है, और यहां से यहां तक की दूरी निकालने का फॉर्मूला भी वही है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा यहां से यहां तक की दूरी निकालने का, ये फॉर्मूला, और यहां से यहां तक की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इसमें x1 क्या है, x2 क्या है। x1 आप इनको मान लीजिए और x2 y2 इनको मान लीजिए। x1 इनको मान लीजिए और इनको मान लीजिए। अगर आप इन दोनों को लेते हो, अगर इन दोनों यहां से यहां तक की दूरी निकालते हो, तो इस केस में देखो, अरे 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 हाँ, इस केस में देखो बेटा, इस केस में x1 ये हो जाएगा y1 और x2 y2 ये हो जाने का है। x1 y1 और x2 y2 ये हो जाने का। तो रख देते हैं रूट अंडर जब मैं रखूंगा, या फिर आप चाहें तो रूट से रूट खत्म कर सकते हो। देखो रूट से रूट खत्म हो गया, बचा कितना x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 - x2 कितना है x का होल स्क्वायर। बहुत तबीयत गड़बड़ है भाई। y1 - y2 कितना बच्चों 0 का होल स्क्वायर बराबर होगा। अब इस केस में देख लो, इनको x1 मान लो और इनको
x2 और y2 मान लो। अब इस केस को मान लो, यहां से यहां तक एज्यूम कर लो। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, जिसने पढ़ा है वो बातें समझ पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 0 माइनस y2 कितना है, y2 है 9 का होल स्क्वायर। जिसने पढ़ रखा है उसको चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी, जिसने नहीं पढ़ रखा उसको चीज़ों में दिक्कत होगा। मैंने रखा x, अच्छा ये माइनस में क्या, तो यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अरे -2a इंटू बी, तो कितना हो जाएगा 4x ही तो होगा। यहां अगर खोलेंगे 5 में 0 गए 5 का होल स्क्वायर 25 बराबर। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जब चैप्टर में जाओगे तभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊंगा बेटा। तो प्लीज यार है ना भाई, एक बार चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद ये सारी चीजें करने की। देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सबका गुणा करना, 2 दूनी 4x प्लस -9 का होल स्क्वायर 81 हो जाएगा। एक बार इतनी बात समझो बच्चों, क्या यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं है, बताओ हाँ या ना। तो बहुत आसान सी चीजें हैं, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। और जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसको बहुत आसान लगेगा, हालांकि जिसने पढ़ लिया है बहुत आसानी से तो वो -7 ओडिया लगा लोगों के आगे बढ़ जाए, लेकिन वो सब सीखेंगे हम, कैसे निकल के आता है, क्यों निकल के आता है। देखो ये प्लस का x और ये x प्लस का x इधर उधर आएंगे तो कट पिट जाएंगे, है ना, और ये 4 और ये 4 कर जाएंगे, तो बचेगा कितना, ये माइनस का 4x उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4x में 4x जुड़ेगा तो 8x हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं रही? तबीयत बहुत गड़बड़ है भाई। 81 इधर आएगा, -56 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों -7। x की वैल्यू -7 आ गई। ऑप्शन A4 आओ कभी हवेली पर, ऑप्शन A4 आओ कभी हवेली पर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको मिलते हैं नंबर। ओ हो, बड़ा ही आसान सा सवाल है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ही आसान सवाल। ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे ने, हालांकि सबको डर लगता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री जितना आसान चैप्टर है ना, उतना आसान कोई दुनिया में चैप्टर बना ही नहीं, कोई चैप्टर नहीं बना। तुम ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल भी वो मत करना, अंडरस्टिमेट मत करो, बिल्कुल मतलब हवा मत बनाओ उसका, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो cos 2 थीटा है क्या, cos 2 थीटा नहीं होगा यार, cos 2 थीटा तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक नहीं होना चाहिए, कारण अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। देखो बेटा लिखा है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। स्क्वायर हटाते हो तो आप जानते हो सामने जाके रूट चढ़ जाता है, तो cos थीटा बराबर 1/, ये तो टूट जाएगा, अरे √1 तो टूट ही जाएगा, √1 टूटेगा, और √2 नहीं टूटता है तो √2 ही लिख देंगे। अब एक बात बताओ, cos थीटा, अच्छा cos 1/√2 कब होता है? अरे यार खांसी बड़ी चल रही भाई, तबीयत गड़बड़ है। तो 1/√2 होता है cos 45 पे, cos 45 डिग्री, cos खत्म और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा है। तो एक बात बताओ, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती क्या? साइन 45 डिग्री की वैल्यू मेरे बच्चों 1/2 होती है कि नहीं होती है? होती है ना, तो करते
साइन 45 डिग्री की। चलो ये फिर हटाओ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आपने देखा हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो अभी याद रख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहीं है क्या? अरे ये सब निकालने की जरूरत ही क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सीधी सीधी 1/2 रखो ना, हटा बे। या फिर चलो इसका भी यूज बता ही दूंगा मैं, ये सब किसी काम का नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये किसी और काम का है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2, तो दो इनको घटाने का तरीका आता है कि नहीं आता है? देखो ऐसी वैल्यू जब भी आ जाए ना 1 माइनस 1/2 आ जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2, जैसे 5 माइनस 1/2 आ जाए, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो रे कितना 3/2, 3/2 नहीं आएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9/2, 5 माइनस 3/8, तो 8 5 40, 40 में से 3 गया तो 37/8। ऐसे जोड़ना घटाना होता है, 2 एकम 2 में से 1/2, तो ये बचेगा आपका फाइनल आंसर, ये बचेगा मेरे प्यारे बच्चों आपका फाइनल आंसर। या फिर आप समझो अगर हमने इतनी बड़ी रामायण करी है तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी था तो। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ही हैं और सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको याद करा दूंगा, है ना, 100% याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, 100 के 100% याद हो जाएंगे भाई, बहुत रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपने ये निकाल लिया है तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा मतलब 45 डिग्री रख दो। अच्छा एक बात बताओ, जो भी डिग्री रखोगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, साइन 45 की वैल्यू होती क्या पहले तो बताओ, 1/√2 होती कि नहीं होती? 1/√2 होती। सर उसका स्क्वायर भी तो चढ़ाना है, उसका स्क्वायर भी तो चढ़ाना है? स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ही तो होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, है? अरे 1/√2 इंटू 1/√2, ये स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, तो 1/2 ही तो आपका आंसर आएगा अगर आप यहां से भी जाओगे। किधर गए ऑप्शन? ऑप्शन डी फॉर दया भाभी, ऑप्शन डी फॉर देवसेना, है ना। तो आओ बच्चों अगला क्वेश्चन ये है हमारा, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक सर्कल दिया है, उसने एक सर्कल दिया है, उसके बाद उसने रेडियस दे रखी है, यहां से यहां तक एक रेडियस दे रखी। डायग्राम से जाना चाहे डायग्राम से जाओ, डायग्राम से नहीं जाना चाहो डायग्राम से मत जाओ, हटाओ, मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा अलग शेप करके मैं बना देता हूं आपके लिए ताकि समझने में अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए, आप फील अच्छे से कर पाओ। ना 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 ना, देखो आप भली भांति जानते हो, अरे भाई मेरे, आप ये बात जानते हो कि यहां से यहां तक दे ही नहीं रखा है उसने, इतना पार्ट दिया है सिर्फ और सिर्फ, ये पार्ट दे रखा उसने, और इस पार्ट को उसने ऐसे घुमा के दे रखा है, देखो ऐसे घुमा के दे रखा है। तो क्या आप इतने मूर्ख थोड़ी ना है कि इस डायग्राम को ना पहचान पाए, भले ही ना बनाओ लेकिन यही है, इसी तरह का डायग्राम है भाई। चलिए बढ़ते हैं और इस डायग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब इस इमेज को समझने की कोशिश करते हैं। उसने दे रखा है यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, आपको विजिबल नहीं होगा तो इसीलिए मैं लिख देता हूं 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। अब आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी रेडियस ही है, ये भी 7 ही सेंटीमीटर होगी, हाँ या ना, 7 ही सेंटीमीटर होगी। ये भी दे रखा है ओ ए
इतना खतरनाक सवाल नहीं है जितना मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूं कि आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, कुछ तो समझ में आए। जिसने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, मैंने अभी ये चैप्टर पढ़ा है नहीं। तो उसने क्या बोला कि ओ ए बी की परिमाप ज्ञात करो, यानी ओ ए और बी ये पूरा ज्ञात करना है आपको, पूरा परिमाप ज्ञात करना भाई पूरे का, समझ रहे हो। परिमाप मतलब होता है बाउंड्री ज्ञात करनी। तो सर बाउंड्री का मतलब होता है कि ओ से लेके ए तक प्लस चाप बोलते हैं ना इसको। कोई भी अगर कोई सर्कल है, मान लो कोई सर्कल है भाई, ये कोई सर्कल है, मान लो ये वो एक सर्कल है, तो यहां से यहां तक इसको क्या कहते हैं? इसको चाप ही तो कहते हैं, बोलो हाँ ये ना। इसको यहां से यहां तक ये इतना पार्ट जो रहता है ना, ये चाप कहलाता है। तो ये चाप कहलाता है, प्लस बीओ ये कहला गया आपका परिमाप। बस अब लंबाई रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं ए रख देता हूं, नन्हे मुन्ने बच्चों 7 होगा। बी रख देता हूं, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाप निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ चाप रखनी है, तो चाप रखते हैं। 7 और 7 14 लिख दूं क्या? प्लस अब चाप लिखेंगे। अब चाप एक बात बताओ भाई, ये 60 डिग्री है। पूरा अगर निकालना हो तो वो क्या होता है? परिमाप निकालना हो तो वो होता है 2 पाई आर। ये 2 पाई आर जो है 360 डिग्री के सर्कल की है, पूरा जो है 360 डिग्री का सर्कल की है, लेकिन आपको 360 का नहीं निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री का निकालना है। ये चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से कहां से बना, कैसे बना, क्यों बना, सब बताऊंगा। फिर भी मैंने कोशिश की है कि हल्का फुल्का जितना आप समझ पाओ समझ लो। ठीक बा, 2 से काटा 3, इसको लिखेंगे पाई यानी कि 22/7 दे रखा है क्या? पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, हटाओ नहीं दे रखा। पाई रखा इंटू आर रखा। आर कितना रखेंगे? आर रखेंगे हम 7, इंटू में 3 रखेंगे, बटे में 3 रखेंगे। तो एक काम करो यार, बटे में जिसके में देख लो, जिसके में 7 या 3 हो वो आपका आंसर। खत्म करो बात को, है ना, ऐसा उड़ाना होता है चीजों को। या फिर जो बच्चा नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, हटाओ, करते हैं। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/3। 14 प्लस चाप की वैल्यू 22/3। अब जुड़ेगा ही सही है तो है, ऐसा तो है नहीं कुछ आसमान से कुछ और अलग से नया काम कर लोगे तो लेके आओगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 14 × 42 64/3 आता है, नहीं आता है? ऑप्शन ए फॉर उमराव जान, ए फॉर अमेज़न। ये भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। दोबारा से मैं ट्राइंगल बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दिस ट्राइंगल वाज नॉट विजिबल। सेम टू सेम ट्राइंगल बनाता हूं। चलो तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों, सिर्फ तुम्हारे लिए सेम टू सेम ट्राइंगल बनाया जा रहा है। ना 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 ना, यहां से यहां तक एक लाइन दे रखी उसने, यहां से यहां तक एक लाइन दे रखी उसने, यहां से यहां तक एक लाइन दे रखी उसने। नाम भी दे रखे हैं, BFECD और A। उठा के इधर ले आना, बस बड़ा कर लेना है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। सबका फॉन्ट अगर चेंज हो जाए तो मजा जाए, नहीं होगा, कलर चेंज नहीं हो रहा है, नहीं रख सकते, इसको यहां रख देता हूं। तो हो जाएगा है फॉन्ट, ठीक है। अब दिख रहा होगा तुम्हें बढ़िया से। तो देखो बेटा, सभी खंड ज्ञात करें, मतलब ABCD ज्ञात करने को बोल रहा है। चित्र में DE और AC समांतर है, DE और AC समांतर है। DE और AC ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं।
तो DE और AC समांतर रेखाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ऑप्शन नहीं है, यहां से अब आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा चीजें, है ना, प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। तो देखो लिख के बताते हैं। अब अगर आप देखो कि दिया है करके ऐसे लिखेंगे, पूरा पूरा दिया है, हालांकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं ज्यादा चीजें नहीं लिख रहा हूं, आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर DE, या फिर हटाओ पूरा लिख देता हूं, परीक्षा में कैसा लिखना है, दिया है DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, तब अब आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक वो उठाएंगे मेरे बच्चों, और उसको लेके यहां आ जाएंगे। देखो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। बहुत ही बुरा बन गया था। यहां से अगर आप बात करो, समझो, कोशिश करो समझने की, तो उसने एक चीज दे रखी है, ABC, ABC में हमें ये लेना है ना, AC और DE, AC और DE दो समांतर रेखाएं लेनी है। AC और DE दोनों की दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब जिस बच्चे ने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है, थेल्स प्रमेय के अनुसार जियोमेट्री का पार्ट है, ये जियोमेट्री का पार्ट है। अगर ये दोनों रेखाएं, चलो हटाओ, अगर दोनों रेखाएं समांतर होती तो ये बटे ये, जैसे ये बटे ये बराबर होती है ये बटे ये बटे ये और बटे ये, जैसे अभी समझते हैं। अब भी ठीक करके देता हूं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। जिसने थेल्स थ्योरम पढ़ी है वो जानता होगा ये E है, ये E है और D है। जिसने थेल्स थ्योरम पढ़ी है वो जानता होगा कि बच्चों BD यहां से यहां तक की लंबाई बटे यहां से यहां तक की लंबाई D है, यहां से यहां तक की लंबाई बटे यहां से यहां तक की लंबाई बराबर होती है यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई बटे यहां से यहां तक की लंबाई, BE बटे EC। ये आप सबने पढ़ा होगा शायद, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आती है, समीकरण नंबर 1। दूसरा केस, दूसरी बार उसने दे रखा है कि DF समांतर होगी AE के, तब हमें अब दूसरा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। और कौन सी पैरेलल दे रखी है, उसने दे रखा है DF और AE पैरेलल होगी। फिर से एक डायग्राम बनाना चाहो आपकी सहूलियत के हिसाब से तो बना सकते हो, जबरदस्ती नहीं है कुछ भी। ये लो, वही कलर लेता हूं मैं। अब उसने क्या बोला है, ABC में कहां से कहां तक, AE सही है ना, हाँ सही है। थोड़ा सा ऐसे रख देता हूं समांतर बनाने के लिए। AE और DEF और DF, AE और DF ये दोनों आपस में समांतर है, बाकी ट्राइंगल की आपको जरूरत है भी नहीं, बाकी ट्राइंगल की कोनो जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये दे रखा है कौन सा, E, F और D। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखो मेरे बच्चों, इस वाले ट्राइंगल वापस से थेल्स थ्योरम लगाओ तो BD
तो बी डी बटे डी ए बराबर होने चाहिए बी एफ बटे एफ ई के, एफ ई के बराबर होनी चाहिए। ये समीकरण नंबर 1, ये 2 होगा। क्या यहां तक समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो इतनी चीजों में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, आपत्ति, समस्या, दुख, पीड़ा, दर्द, मोह, माया, संकट, परेशानी नहीं होना चाहिए। कि है परेशानी? बिल्कुल भी नहीं सर। तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है बच्चों। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन, मतलब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इतना पार्ट तो आपका बराबर है ही। अगर इतना पार्ट बराबर है, परीक्षा में ऐसे लिखना है ना, इतना पार्ट अगर बराबर है तो हम कर देंगे कि बीई बटे ई सी भी बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई के बराबर होगा। और शायद उसने यही पूछा है कि बी एफ बटे ई एफ और बीई और ई सी दोनों बराबर होना चाहिए। तो हेंस प्रूव्ड, ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो चुकी है, दोनों आपस में बराबर हो चुकी हैं सर। हमने साबित करके बता दिया कि ऐसा होता है ना, ये होता है। क्या सीखा आपने यहां से? एक चीज आपने ये सीखी कि अगर एक त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं समांतर और ऐसे दोनों रेखाएं समांतर है, तो बीई बटे 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 ई सी बराबर होता है बी एफ, किधर गया बी एफ बटे एफ ई के बराबर होता है। हटाओ, गोली मारो, ज्यादा गहराई में मत जाओ उसके। भाई एक सवाल मिसिंग है यार, एक ठो सवाल मिसिंग है। बड़ा ही आसान सा सवाल था। चलो कोई बात नहीं, उसको कल करा दूंगा मैं, जो मिसिंग है उसको। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे लगा कि एक क्वेश्चन मिसिंग है। अब आगे ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बड़ा ही आसान है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। माना वे संख्याएं ए व बी है, ए व बी, और किसी एक को तो बड़ा मानना पड़ेगा, तो मैं ए को बड़ा मान लेता हूं, बी छोटा मान लेता हूं। ए और बी को दोनों को, मतलब एक किसी को बड़ा मानना पड़ेगा यार, सही है गलत है? तब क्या होगा? तब होगा ये कि दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी आपको दे रखा है कितना? 26। तो यहां से एक समीकरण नंबर 1 निकल गई। और एक दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दो संख्याओं का अंतर, हाँ, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ऐसा उसने बोला है। तो चलो, पहली संख्या बराबर है दूसरी संख्या की 3 गुनी के, दूसरी संख्या की 3 गुनी के, a बराबर 3b हो जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट में ये क्या है, तथा एक संख्या तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या का 3 गुना करोगे तब ये निकल जाएगा। संख्याएं ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में a बराबर 3b रखने पर कुछ भी कर सकते हो बेटा, a की वैल्यू रख दो 3b यहाँ पे, तो a माइनस बी बराबर 26। तो a कितना रखोगे आप? a की जगह रख दो 3b माइनस बी बराबर 26। तो ये हो जाएगा 2b बराबर 26 है ना, ये 26, 2b बराबर 26। तो b की, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 26, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा 13।
अब b की वैल्यू 13 निकल के आ गई, b की वैल्यू 13 निकल के आ गई। अब लिखोगे कि समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण एक में b बराबर 3 रखने पर, किसी भी समीकरण में रख दो यार, जहां b दिख रहा है उसकी जगह ही रख दो, बस बात खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। जहां b दिख रहा है मेरे बच्चों वहां आप b की वैल्यू 13 रख दीजिए, आपका उत्तर सामने, और क्या। तो समीकरण एक कहां रख, कहीं भी ऐसे उठा लो भाई, a माइनस बी बराबर 26, तो a माइनस बी की वैल्यू 3 बराबर 26, a की वैल्यू हो जाएगी उधर जाके 29, ये निकल गया ना चाहिए। ओहो हो, कुछ गलत है क्या? 13 तिया 39, एक मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ी है इसमें, इस सवाल में कुछ तो दिक्कत है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, a माइनस बी 26 दे दिया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, a बराबर 3b, 3 a की वैल्यू 3b रखने पर 3 माइनस बी तो हो जाएगा 2b बराबर 26, तो 13 दूनी 26, b की वैल्यू 13, वही तो मैं कहूँ यार, b की वैल्यू 13 रखो ना भाई। तो a बराबर, तो a की वैल्यू ये उधर जाएगा तो 39 हो जाएगी, 39 हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों का अंतर लेके देखो 26 आ जाएगा, इस संख्या का कितना गुना कर दो, 3 गुना कर दो, ये 39 आ जाएगा, 13 3 39, है ना। तो हमने दोनों संख्याएं फाइंड कर ली है बच्चों बड़ी आसानी से। एक बार आप अगले क्वेश्चन पे कोशिश खुद से करो, फिर मैं बताता हूं आपको। क्या कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3P बिंदुओं A -5 और -4 और बिंदु B को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है, P का मान ज्ञात करो। ठीक है तो करते हैं, ये सवाल भी बड़ा ही आसान सा है। चलो, आपने कोशिश की होगी शायद, मैं ऐसा मान के चलता हूं, डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो ये बिंदु A मान लो बच्चों, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, A कितना दे रखा है -5 और -4, बहुत आसान चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर बच्चों, बहुत ही खत्म चैप्टर जिसको कह सकते हैं। और बिंदु P यहां कहीं दे रखा है, बिंदु P दे रखा है -3 और P को मिलाने वाली रेखाओं को विभाजित करती है, इसको M और इसको N नाम देते हैं, M और N, या M1 M2 नाम दे दो, M या N नाम दे दो, या M1 M2 नाम दे दो, M2 नाम देता हूं और इसको M1 नाम दे दो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करती है, यानी ये जो है ना इन दोनों को विभाजित करती है। तो M1 और M2 की वैल्यू निकाल दो। तो सूत्र है हमारे पास, देखो ये x1 है, ये x2, अरे क्या कर दिया रे मैंने, x1 y1, x1 y1, यह x2 y2। फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों m1 निकालने का, x की वैल्यू फाइंड करने का, यानी ये वाला निकालने का ना, ये इसको मैं मान लेता हूं, क्या कुछ भी मान लो यार, इसको मैं कुछ भी मान लो, है ना, मैं इसको अपना नाम देता हूं, d दे देता हूं, इसको नाम देते हैं मैंने d, या फिर x ही मान लो, इसको आप x मानो और इसको y मानो, इसको x1 और x2, इसको x और y। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालने का
इसका x1 के साथ और इसका x2 के साथ और x1 के साथ, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 एक बार जरा चेक करो, क्या ऐसा ही फॉर्मूला होता है? बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला होता है सर। अब अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y निकालने का तरीका होता है, अगर आप y लेते हो इसके साथ y2 यानी m1 के साथ y2 लो, प्लस अब m2 के साथ y1 लो, m2 के साथ y1 लो, बटे वही m1 प्लस m2। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब, अरे भाई जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीजें सिखाऊंगा, फॉर्मूले कहां से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं और क्यों बन रहे हैं। तो देखो x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू -3 रखो बराबर m1 नहीं पता है, m1 इंटू x2 दे रखा है कहीं, हाँ x2 दे रखा है -2 प्लस m2 नहीं दे रखा है सर, इंटू x1 दे रखा है, x1 दे रखा है -5 बटे में m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, और उसको सॉल्व कहाँ करें, अपने पास जगह ही नहीं दिख रही। इसको हटाओ यहां से, यहां कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, -3m1 -3m2 बराबर -m1 -2m1 आएगा ना, इन दोनों करोगे -2m1 प्लस, अच्छा ये भी माइनस ही हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -5m2। तो हटाओ बे, काटा पीटी मचाओ, उसमें क्या रखा है, उसमें है क्या, तो निकालते हैं मेरे बच्चों। ना 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 ना, तो -m2 m1 -2m1 ये उधर जाएगा m1 के पास, तो माइनस का प्लस हो जाएगा +3m1। अब ये माइनस का 3m2 है, ये इधर आएगा प्लस का 5m2 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2m2 बराबर 1m1। तो m1 और m2 का यहां से रेशो निकालोगे, m1 और m2 निकालोगे तो वो निकल के आएगा मेरे बच्चों 1:2। देखो इसको यहीं रखा, m को इसके नीचे लेके आए, दो समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो ये निकल के आएगा m1 और m2 की वैल्यू 1:2। क्या निकल के आया बच्चों, 1:2। m2 की वैल्यू 2 निकल के आनी चाहिए यार, ये तो गलत कर दिया मैंने। देखो हटाओ, थोड़ा सा इधर उधर कर लो, m2 को ही रखो और m1 को नीचे लेके आओ, 1 को ही रखो और इसको हटाओ यहाँ से, तो इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई। चलो हटाओ, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन, मतलब अगले पार्ट की ओर। इसी में रखते हैं यहाँ वैल्यू, y निकालना है बच्चों, y यानी p निकालना है, y की वैल्यू p। m1 नहीं पता है, अच्छा m1 पता है ना, अब तो m1 पता है, अब तो m1 कितना है, m1 है 2 इंटू y2 कितना है, y2 है 3 प्लस m2 कितना है, m2 की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू y1 कितना है, y1 दे रखा है -4 बटे m1 m2। देखो m1 m2 अगर आपको दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 + 3, m1 m2 दे दो तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। इधर आ जाओगे तो 3p बराबर 6 - 4, तो 3p बराबर 2, तो p की जो वैल्यू निकल के आएगी 2/3 निकल के आएगी, p की वैल्यू 2/3 निकल के आएगी। बच्चों इतनी बातों में किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताओ क्या किसी को कोई समस्या है, आपत्ति है, परेशानी, दुविधा है?
कोई समस्या नहीं है गुरुजी, कोई समस्या नहीं है। तो अगर कोई समस्या है ही नहीं बच्चों, तो फिर डरने की क्या बात है? ये डरने की आपको जरूरत है भी नहीं, है ना। M1 ठीक है, Y2 आएगा ना, गलत कर दिया ना, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन गलती हो गई, Y2 की जगह कुछ और रखना था अपने को। तो M1 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, Y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? Y2 की वैल्यू दे रखी है, ओह 3 ही तो दे रखा है। Y2 की वैल्यू 3 ही तो दे रखी है, Y2 की वैल्यू 3 ही है, 2/3। चलो बढ़ते हैं आगे, देख लेना छोटी मोटी कैलकुलेशन कहीं हो तो। n प्रेक्षणों का माध्य इतना इतना है, इतना इतना है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो माध्य क्या होगा? भाई साहब समझने की कोशिश करना। 1 2 3 लोग, 3 लोग, ये 10 कमाता है, ये 20 कमाता है, ये 30 कमाता है। सबका माध्य का मतलब होता है बेटा सेंटर वाला नंबर। माध्य का मतलब होता है सेंटर वाला नंबर, जब सब डिफरेंस सेम हो जाए। माध्य मतलब औसत भी कह सकते हो आप, है ना। माध्य का बहुलक पढ़ाऊंगा मैं। तो इनका माध्य कितना है? 20। सबको एक काम करो, 1 1 से बढ़ा दो, ये 11 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब माध्य कितना है? अब माध्य 21 हो गया। सबको एक काम करो, 5 5 से बढ़ाओ आप, तो ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो अब माध्य कितना हो गया? 5 ही हो गया। आप देख रहे हो कि अगर 1 1 बढ़ाते हो तो माध्य भी 1 से बढ़ जाता है। आप देख रहे हो अगर 5 5 बढ़ाते हो तो आपका माध्य भी 5 5 से बढ़ जाता है। तो ये कारनामा होता है, जितना आप परिवर्तन करते हैं उतना ही आपका एक्चुअल माध्य में भी परिवर्तन होता है। उसने क्या कहा है कि n प्रेक्षणों का माध्य कितना है? इतना इतना दे, x की मतलब x बार। यदि हर संख्या को a से बढ़ा दिया जाए, अगर हर एक संख्या में a जोड़ दिया जाए तो आपके माध्य में भी a ही जुड़ेगा बच्चों, आपके माध्य में भी a ही जुड़ेगा। तो ऑप्शन A फॉर आओ कदी हवेली पर आ जाओ, सिद्ध कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त प्रश्न है, हर बार परीक्षा में आता है बच्चों। और किसी को मैंने आपको पढ़ा चुका हूं ये सवाल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। हर बार परीक्षा में आता है ये सवाल, हर बार। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें सवाल ना आता, मतलब ऐसी कोई परीक्षा का मतलब यह है कि 10वीं में तो आता ही आता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज को अगर आप गलत साबित करना चाहते हैं, गलत साबित करना चाहते हैं तो पहले उसको सही साबित करना। ठीक है तू ही सही है भाई, तो ऐसे ही मैं मान लेता हूं कि अगर अपरिमेय संख्या है, इसको मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको मैं पहले परिमेय मान लेता हूं। माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तब √3 बराबर होगा P/Q के फॉर्मेट में। और क्या होगा? P व Q दोनों कैसे होंगे? पूर्णांक होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। वह नीचे वाला जो नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। और P व HCF P और Q का कितना होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसका, इधर मतलब वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा, इसके इधर करेंगे तो Q √3 बराबर P आ जाएगा, P आ जाएगा। तो Q जो होगा अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं कर देता हूँ दोनों साइड वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्क कर देता हूं, तो ये हो जाएगा Q² और ये हो जाएगा कितना? 3 बराबर P²। अब क्या करते थे बच्चों,
अब हम इसको निकालते थे, तोड़ते थे, फोड़ते थे, उसके बाद में √3 को एक तरफ लेके आते थे, मतलब √3 को हटाते थे, है ना। तो अब ऐसा करना चाहो ऐसा कर लो, या फिर आप चलो हटाओ ऐसे ही कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं। मैंने हालांकि शुरुआत में पी निकालना सिखाया था, याद करो, आपको पी निकालना सिखाया था, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो आप वैसे पहले पी से भी जा सकते हो, क्यू से भी जा सकते हो, या मैं पी से ही सिखा देता हूं, या मैं पी से ही सिखा देता हूं कि P बराबर हो जाएगा Q√3, Q√3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो इतनी बातें आप सबको क्लियर होंगी शायद। तो अब मैं दोनों तरफ वर्क कर दूंगा, दोनों तरफ वर्क करूंगा तो ये हो जाएगा P² बराबर Q² × 3। अब आप एक बात और जानते हो कि देखो रे भाई, तबीयत गड़बड़ है आज थोड़ा सा, है ना, एडजस्ट करिएगा। तो P² जो है इससे कट रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या, कि P² इससे कटता है। भाई 3 इधर आएगा तो P² कट रहा है ना, Q बार में कट रहा है, पढ़ा है ना आपने, चैप्टर पढ़ा है यार। हम कहेंगे कि P² 3 से डिविजिबल है। क्या कहेंगे कि P² 3 से विभाज्य है। P² 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य होगा, P भी 3 से विभाज्य होगा। इतनी बात समझ में आई है नहीं है? तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई। तो P भी 3 से विभाज्य होगा। अब P अगर 3 से विभाज्य होगा, अब मेरे बच्चों P अगर 3 से विभाज्य होगा, P भी आपका 3 से डिविजिबल होगा, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मान ले P डिवाइड हो रहा है 3 से R बार में डिवाइड हो रहा है, R बार में डिवाइड हो रहा है, तो PR मान ले, P बराबर 3PR मान लेता हूं, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्या करता हूं, यहां कोई भी एक वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूं कि P किसी भी समीकरण रख देता हूं, आप यहां रखना चाहो यहां रख दो, कि P की वैल्यू, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। तो नाम दिया इसको समीकरण नंबर 1। अब मैं P बराबर 3R समीकरण 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 1 में, एक मिनट, तो P की वैल्यू रख दो, P बराबर Q√3, तो P की वैल्यू रख दो 3R Q√3। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ हाँ या ना। बिल्कुल समझ में आ रही। अब वही कारनामा कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो इधर वर्क करेंगे 9R² बराबर, इधर वर्क करेंगे, इधर वर्क करेंगे, तो चलो 3 से इसको काट दो, 3 3 9, तो Q बराबर आ जाएगा 3R²। अच्छा यहाँ P निकालना ना, मैंने यहाँ Q निकालता हूं, तो Q को मैं पहले रखता हूं, Q अगर निकालना Q को पहले रखूंगा, 3R, दोनों तरफ वर्क करेंगे Q² और इधर करेंगे तो 3 आ जाएगा, इधर करेंगे 3R², तो 9 हो जाएगा ना, इधर 9R हो जाएगा, तो Q² बराबर 3R। तो Q² जो है वो भी 3 से कटता है। आप कहेंगे Q² 3 से भाज्य है, तब Q भी 3 से भाज्य होगा। तो आप कह दोगे
कि Q व P का HCF एक नहीं है जो कि 3 है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना बेटा। तो दोस्तों आइए अब हम आगे पार्ट पढ़ते हैं, है ना। कल कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हमें इस क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या कहता है कि साइन a माइनस बी 1/2 दे रखा है। इसको हटाओ a माइनस बी को, ये बताओ कि 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी 30 डिग्री पे होता है कि नहीं होता है? होता है बिल्कुल। यहाँ cos 1/2 कब होता है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो 60 डिग्री पे होता है। तो जो a प्लस बी है ना भाई, वो 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है। हाँ तो ये बात तो सही है, a प्लस बी जो है वो इतने से बड़ा है। तो a बड़ा है और b छोटा है, तो a और b दोनों ज्ञात करना है आपको। चलिए देखते हैं। देखिए भाई साहब, उसने दिया है क्या दे रखा है बच्चों? उसने ये दे रखा है कि a साइन a माइनस बी, उसने ये दे रखा है साइन a माइनस बी 1/2 दे रखा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों 1/2 जो होता है साइन a माइनस बी 1/2 जो होता है, इसको आप थीटा मान लीजिए, है ना। साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/2। तो आप कहेंगे कि साइन a माइनस बी बराबर है, इसको भी साइन के फॉर्मेट में तोड़िए, साइन 30 डिग्री होता है क्या? साइन 30 डिग्री होता है, बिल्कुल। ये बात तो समझ में आती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू इतनी है। आगे अगले पार्ट में हम देखते हैं कि उसने ये दे रखा है कि cos a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चों 1/2। अब cos a प्लस बी डिग्री, इसको भी cos के फॉर्मेट में तोड़िए, तो cos 60 डिग्री लिख सकते हो, हाँ या ना? तो बोलो ना, cos 60 डिग्री लिख सकते हैं सर गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो इस भाई साहब हो इस भाई साहब से ये भाई साहब निपटा नहीं एक्चुअल में। आप कंपैरिजन करो, ऐसा होता नहीं वास्तविकता, है ना। कट मत लगाना मत तुम। साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहां देखोगे, यहां देखो, ऐसा काटापिटी मत करना आप लोग। तो आप देखो कि a माइनस बी की वैल्यू क्या निकल गई? a माइनस बी की वैल्यू निकल गई 30 डिग्री। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, a माइनस बी 30 डिग्री निकल गया है। यहां से cos निपटाओगे तो साइन a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। अरे हाँ या ना? तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। तो दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपकी समीकरण नंबर दूसरी हो जाएगी मेरे चिरकुटों। समझे कि नहीं समझे? तो आओ अब बढ़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को, यहां 2 ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे, ये ऐसे मत लिख, मतलब ऐसे लिखना, हर दिल हर जख्म दिल का मेरे तुझको दुआ दे। हाँ ठीक है, को हल करने पर ठीक है, करते हैं मेरे बच्चों। किसी को भी पहले लिख सकते हो आप, a माइनस बी 30 डिग्री दे रखा है और a प्लस बी 60 डिग्री दे रखा है। अब लगा देते हैं मेथड जो भी आपको आता है। देखो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 2a की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 90 डिग्री। तो a की वैल्यू तो आपके पास a इज द 40 डिग्री, a की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 40 डिग्री। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे 2a की वैल्यू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 40 डिग्री होगी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं दिखाई दे रहा, 40 डिग्री हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ गई। बड़ा ही आसान सवाल है भाई। अब क्या करेंगे हम? अब कुछ नहीं करेंगे, सवाल को जमाने की कोशिश करेंगे। पहले तो देखो बेटा, थोड़ा सा इधर कर दूं मैं,
थोड़ा रह जाएगा बाकी। तो मेरे दोस्तों, आओ आओ प्यारे बच्चों, आओ। अब हम क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलो करते हैं। ए बराबर 45 डिग्री 45 समीकरण किसी में भी रखने पर, समीकरण मैं मान लेता हूं एक में रखने, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर ठीक है, रखने पर कर दिया हमने। अब क्या करना है, तो ए की वैल्यू 45 डिग्री, समीकरण एक किधर दिया, ये दिया, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 माइनस बी, बोलो स्वाहा। तो b 45 ही को रहने का है, ये इधर को आने का है, तो दिस विल बी बिकम माइनस, एंड ये उधर को जाएगा तो दिस विल बिकम प्लस। तो 45 में से 30 गया, तो मेरे नन्हे मुन्ने बालकों, योर आंसर वुड बी 45। तो उसने यही पूछा था कि ए की वैल्यू बताओ और बी की वैल्यू बताओ, तो आप बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर चुके हो कि ए की वैल्यू सर 45 होगी और बी की वैल्यू 15 हो जाएंगी। आया समझ में, बोलो ठीक है। लेट्स कुछ नहीं, इस पे बढ़ते हैं दोस्तों। द्विघात समीकरण में आपको पढ़ा चुका हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद होगा। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लिख देता हूं, अल्फा बीटा निकालने का। तो माइनस बी प्लस या माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये किस चीज का है, ये रूट निकालने का, ये शून्यांक निकालने का, ये हल निकालने का फार्मूला है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या कहता है कि इतना इतना समीकरण बराबर 0, ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, द्विघात समीकरण दिख रहा है ना। द्विघात समीकरण मतलब जिसकी घात 2 हो जाए वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। के मूल x की वैल्यू 1 तो आ गई कितनी 2, और x की वैल्यू 1 लो क्या 3 है, तो k और ये lm क्या है, lm नहीं होगा वो m ही होगा वो शायद, है ना। k और हाँ k और m है ये, k और m की वैल्यू बताओ। चलिए बढ़ते हैं, क्या करेंगे अब कुछ नहीं करेंगे भैया, तो हम कर देंगे, दिया है क्या दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के दो मूल है। अगर ऐसा है मेरे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, x बराबर 2। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा है वह x बराबर 2 3 समीकरण को द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करता है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ भाई, उसने आपको मूल तो ऑलरेडी दे ही रखे कि x की वैल्यू एक तो 2 होगी और एक 3 होगी। अगर 2 और 3 रखोगे तो ये तो समीकरण संतुष्ट होगा ही होगा, सीधी सी बात है, हाँ ये ना। जैसे मैं कहूं आपके पास कि x प्लस 2 बराबर 5 है, x प्लस 2 बराबर 5 है, x प्लस 2 बराबर 5 है, तो x की वैल्यू 3 लो। तो x की वैल्यू 3 अगर आप यहां रखोगे तो ये तो संतुष्ट करेगा ही करेगा, देखो करके। तो 3 प्लस 2 बराबर 5, करा कि नहीं करा संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब होता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। संतुष्ट कब करता है, संतुष्ट तभी तो करता है जब इसकी वैल्यू यहां पे रखने के बाद दोनों बराबर हो जाए। तो x की यहां वैल्यू में रखूंगा 2 रखूंगा तो ये बराबर 0 क्या आ जाएगा। इस संतुष्ट का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, बैलेंसिंग हो जाए, है ना। तो मैं रख देता हूं यहां पे x बराबर 2 रखने पर
पहले मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, तो रखो बच्चों 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 2 के x की वैल्यू कितनी रखोगे, x की वैल्यू रखोगे 2 प्लस 2m बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 4 तिया 12 माइनस 2 दूनी 4 4 के प्लस 2m बराबर 0। सॉरी भैया, सॉरी भैया, संडे में घनी ज्यादा होगी सॉरी भैया। देखो भैया मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं इसको वैसे ही छोड़ता हूं थोड़ी देर के लिए। अब हम आगे आते हैं। सॉरी, x बराबर 3 रखने पर अब मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं बच्चों। तो 3 रखते हैं, 3 इंटू एक्स यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 के x की वैल्यू 3 रखने पर 3 प्लस 2m। यहां से एक समीकरण दिख रही है आपको, थोड़ी सी जानी पहचानी सी। चलो हटाओ, यही बात बताता हूं। 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, 9 9 27 माइनस 3 दूनी 6 के प्लस 2m बराबर 0। तो थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको, है ना, मतलब अपनी जो विलोपन विधि होती है ना उस मेथड में लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 2m लिख दूं, ठीक है, माइनस का 4k, ठीक है, इस भाई साहब को उधर डालूं क्या, इस भाई साहब को उधर डालता हूं, या फिर हटाओ एक काम करते हैं सबको उधर ले जाते हैं, ये माइनस से हर जगह गुणा कर देते हैं। तो या फिर अगर उधर ले जाऊं मैं बराबर के उधर, तो ध्यान से सुनिएगा, ये k को उधर ले जाता हूं पहले, k को उधर, तो 4k हो जाएगा प्लस, उसके बाद में इसको उधर ले जाओ तो माइनस 2m हो जाएगा, माइनस 2m हो जाएगा, यही यहीं रहेगा 12 ही रहेगा। इसको थोड़ा सा और सुधार के अगर लिखा जाए तो 4k माइनस 2m बराबर 12। यहां से एक समीकरण 1 निकल के आई थोड़ी सुधर के, है ना। यहां भी निकालता हूं, इस 6 को उधर ले जाता हूं तो प्लस का बन जाएगा, इसको उधर ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा। या फिर एक काम करो भाई, इधर उधर ले जाने का मतलब है माइनस से हर जगह गुणा कर दो, तो माइनस से अगर हर जगह गुणा करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। या फिर हटाओ यार, उधर समझो, इसको उधर ले जाओ 6 के, इसको उधर ले जाओ माइनस 2m, है ना, बराबर 0 को उधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, तो कितना रहेगा 27। थोड़ा सा सुधार के लिख देता हूँ, 6k माइनस 2m बराबर 27 बराबर 27। ये आपकी समीकरण नंबर 2 आ गई, समीकरण नंबर दूसरी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कर देते हैं भैया, उसमें क्या है। तो समीकरण 1 4k माइनस 2m बराबर 12, ये समीकरण नंबर 1 है, यहां से निकाल के लेके आया मैं ना। समीकरण नंबर 2 उठा के लेके आता हूं, 6k माइनस 2m बराबर 27। अब देखो घटाने पर क्यों घटाने पर सर बता रखा है ना आपको, तो घटाते हैं ना साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस का हो जाता है, माइनस प्लस का हो जाता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो यहां बचेगा कितना, माइनस का 2k बराबर माइनस का 7 में से 2 गया 5 बचा 15। तो k की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे बच्चों, इससे इसको काटोगे 15/2, 15/2, तो k की वैल्यू निकल गई 15/2। अब मैं क्या करता हूं, k बराबर 15/2 समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखने पर, है ना, ये प्रीवियस ईयर चल रहे हैं आपके पूछे गए सवाल। तो समीकरण 1 कहाँ है, गिरा 4 इंटू के माइनस 2, अच्छा के की वैल्यू रखना ना, 4 के की वैल्यू कितनी रखूं, 15/2, 15/2 माइनस 2m बराबर 12, यहां से m की वैल्यू निकल जाएगी, इससे इसको काटो 2 बार, 15 दूनी 30, 30 माइनस 2m बराबर 12, ये 2m उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 12 इधर आएगा, तो 30 माइनस 12 18 बराबर 2m, तो m की वैल्यू यहां से निकल गई मेरे बच्चों 9। क्या इतने बातों में किसी को कोई दिक्कत आपत्ति समस्या है तो अपनी बात जल्दी से मुझे बताएं। क्या किसी को 0.1% भी दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं है गुरुदेव, कोई समस्या नहीं है। तो आओ मेरे बच्चों, लेट्स प्रोसीड टू द अगला पार्ट। देखो सभी खंड कीजिए, मतलब एबीसी जो भी जितने भी पार्ट दे रखे होंगे इसके 1-2 पार्ट दे रखे होंगे, कुछ पार्ट इररिलेवेंट है, कुछ पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिए गए, तो इसीलिए मैंने वो नहीं दिए, फोकट में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कहता है भाई साहब ग्राफ वाली मेथड का प्रयोग करके ये बताना कि रेखिक समीकरण, है ना, बताया था मैंने आपको लीनियर इक्वेशन, समीकरण इतना इतना, ये लाइन है और ये भी एक लाइन है, कि अनंत अनेक हल है, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आ सकते हैं, इनफाइनाइट अनंत मतलब रूट निकल के आ सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो ऐसा बोला गया है, तो इस सवाल को करते हैं। सॉरी बच्चों, ग्राफ का प्रयोग करना है, वैसे प्रयोग नहीं करना है। अगर आप वैसे प्रयोग करना चाहते, अगर वो ग्राफ का नहीं कहता तो आप कैसे करते हैं, तो आप ऐसे करते हैं, इतने की वैल्यू इतनी दे रखी, से देखो इतनी दे रखी है, समीकरण 1 नाम देते इसको, समीकरण 2 नाम देते इसको, दोनों को जोड़ देते, कैसे जोड़ते, 9x माइनस 3y बराबर 6। एक काम करता हूँ, मैं इक्वल बनाता हूँ, तो यहाँ 3 है, 9 कैसे बना जाए, 3 से गुणा करो, तो 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये वाली समीकरण क्या बन जाएगी, 3 से गुणा करने पे ये बन जाएगी 3 3 9x माइनस 3y बराबर 3 2 6, और दोनों इक्वेशन एक जैसी आ गई, दोनों इक्वेशन एक जैसी आ गई, यानी जो x की वैल्यू ऊपर रखो और y की वैल्यू नीचे रखो, कुछ भी रख दो, अगर यहां 1 रखोगे ना तो यहां भी 1 काम करेगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कुछ भी मतलब अनंत हल निकल के आएंगे, इसको अनंत हल के नाम से जाना जाता था ना, बताया था मैंने आपको छोटी क्लास, मतलब पिछली क्लासों में। तो एक तो ये तरीका था अनंत हल सिद्ध करने का, दूसरा क्या तरीका है, ग्राफ का प्रयोग करना है हमें, है ना। तो ग्राफ का प्रयोग करना है बच्चों, 3x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है, और ग्राफ का प्रयोग करने में मैंने आपको एक बात बता रखी थी कि आप एक टेबल बना लो छोटी सी, इस तरह से, इस तरह से आपने एक टेबल बना लेनी है, बहुत ही आराम से, सुखद ढंग से, ये लो, ये टेबल बन गई आपकी, है ना। इस टेबल का प्रयोग कर लेना है, ज्यादा कलर अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। पहले आप x की वैल्यू और y की वैल्यू, एक काम करो, x की वैल्यू एक बार 0 लो, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर x की वैल्यू में 0 रखता हूं, तो x की वैल्यू 0, तो 3 गुणा 0 माइनस y बराबर 2, तो 0 माइनस y बराबर 2, तो y उधर जाएगा और ये इधर आएगा -2। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी बच्चों। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू -2 निकल के आ जाएगी आपके पास यहां से। आप एक बात करो, एक काम करो, अब मैं x को 0 करता हूं, मतलब x को 0, अब मैं y को 0 करता हूं। अब मैं अगर y को 0 करूंगा
अगर मेरे बच्चों y को 0 करूंगा, y बराबर 0 रखने पर, y को अगर मैं 0 करता हूं, ध्यान से सुनना, 0 क्यों नहीं कर सकता मैं, 3x माइनस 0 बराबर 2 निकल के आएगा, और x की जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों वो निकल के आएगी 2/3। x की वैल्यू 2/3, और हमें तो डर लगता है ना सर फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन वैल्यू मानने से डर लगता है। तो एक काम करो भाई, छोटा सा मेरा एक काम करो कि x की वैल्यू 0 मत रखो, तो x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और रखो, x की जगह 0 की जगह कुछ और रखो आप। तो एक बात बताओ, 0 की जगह क्या रखूं कि नंबर ऐसे ना आए, अटे बटे के रूप में ना आए, 2/3 ना आए, 1/2 ना आए, ऐसा ना आए, बटे में ना आए, एक नंबर आए, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, ऐसा नंबर आना चाहिए। तो 0 नहीं रख सकते हैं, 2 रखें क्या, देखो एक रखता हूं, 0 1 रख के देता हूं, 3x माइनस 1, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। तो 3x बराबर 3, मतलब ये x की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, 1 रखूंगा, 1 रखूंगा सर, 1 रखता हूं मैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो 1 जब मैं रखूंगा मेरे बच्चों, तो 3x बराबर 3, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक, अगर y को भी अगर 1 रखता हूं तो x की वैल्यू भी 1 निकल के आती है। ठीक है जी, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के आए। अब मैं दूसरा समीकरण उठाता हूं, हर जख्म दिल का मेरे तुझको दुआ दे। चलो अब आगे बढ़ो, मैं दूसरा समीकरण लेता हूं, 3x तो ले लिया मैंने, मैं दूसरा समीकरण लेता हूं, कितना, 9x माइनस 3y बराबर 6। अब ये उठाता हूं मैं, अब मुझे यहाँ x और y की वैल्यूज पुट करनी है, सोचना है, यहाँ भी सोचने की कोशिश करनी है, यहाँ पे भी समझना है मुझे धीरे धीरे, है ना। हम जानते हैं वैल्यू तो एक जैसी आ सकती है, वही लिखूंगा मैं, x बराबर क्या रखूं, एक जब एक 0 रखो भाई, है ना, 0 रखो, x बराबर 0 रखने पर, बड़े आसान आसान सवाल आते हैं बच्चों, और हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल, हर साल आते ही आते हैं। 10वीं पास करना है तो कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न रट दो बस, कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं उनको याद कर लो अच्छे से, जैसे मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं ना, तो इसमें याद कर लेना, और ये चैप्टर से तो भाई सवाल बनते ही बनते हैं, ऐसे बनते ही बनते हैं कुल मिला के। और थोड़ा सा तो सिलेबस है यार, इतना तो सिलेबस है, उसमें घबराने की क्या बात है। तो चलिए 0 रखता हूं, अगर मैं 0 रखता हूं x की वैल्यू, तो 9 इंटू 0 माइनस 3y बराबर 6, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3y बराबर 6, तो y की वैल्यू आएगी माइनस का, इससे इसको काटो 2 बार, माइनस 2y, तो फिर से भाई माइनस आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं वैसे ही सेम तरीके से बेटा, अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो फिर वही समस्या पड़ जाएगी कि y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर, अगर आप 0 रखोगे ना, तो देखो y की वैल्यू 0 खत्म, ये तो टर्म ही पूरा खत्म, तो 9x बराबर 6 आ जाएगा, तो वो फिर से फ्रैक्शन में आ जाएगी, 6/9 हो जाएगा। तो एक काम करो, ये 6 भी अगर 9 बन जाए ना, जैसे तैसे करके 9 बन जाए तो मजा आ जाए। तो 9 कब बनेगा, यहां का पलट के जब कोई इधर जाए प्लस में हो, है ना, यहां की चीजें यहां जाए और 3 जुड़े तो बनेगा बात। यहां 3xy है और यहां पे सिर्फ हमें 3 बनाना है, तो y की वैल्यू क्या रखो आप, 1 रखो, ये रख के देखना आप। अरे भाई एक और नहीं समझ में आया तो भाई 0 1 2 3 ऐसे रख के देखना, ऐसे करोगे तो y की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, तो y बराबर 1, तो 9x माइनस 3 इंटू 1 बराबर 6, तो 9x बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का होगा कि नहीं होगा, 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी।
अब मेरे बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं दोनों लाइनों के। अब दोनों लाइनों के अगर कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो बेटा अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो ना 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 ना। मैं एक ग्राफ बनाता हूं बड़ा ही सुंदर तरीके से। ये देखो कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, ये 0 0 होते हैं, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है। कहाँ तक जाना है हमें भाई? जो 2 से ज़्यादा ही नहीं बढ़ना है। यहाँ -1 आता है, यहाँ -2 आता है, यहाँ -3 आता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ -1 आता है, यहाँ -2 आता है, यहाँ -3 आता है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है पूरा का पूरा। अब उसने दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें। एक बार आप लो कितना 0 -2, x की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 कब होती है? जब ये ऊपर नीचे हो तब, यानी इसी लाइन पे x की वैल्यू 0 होगी। 0 और -2, -2 कहाँ आएगा? -2 यहाँ आएगा, यानी एक पॉइंट तो ये रहा 0 और -2, 0 और -2, एक पॉइंट ये रहा। दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ है? दूसरा कोऑर्डिनेट है x और y की दो वैल्यू दोनों की 1 1, x भी 1 और y भी 1, x भी 1 और y भी 1। तो ये रहा वो पॉइंट, ये होगा वो पॉइंट जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ठीक है गुरुजी। तो इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? इस पॉइंट का नाम है 1 1, 1 और 1 निर्देशांक वाले। अब हमें यहां एक लाइन खींचनी है, बस कुछ नहीं करना है। यहां एक लाइन खींचनी है। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है? ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये जो लाइन है, ये लाइन सेटिस्फाई करती है मेरे बच्चों 3x - y = 2। एक दूसरी लाइन खींचते हैं सर, दूसरी लाइन खींचते हैं इसी दूसरे कलर से। 0,2 वही चीज है, 0,2 और 1 1 और 1 1। एक दूसरी लाइन है यहाँ पे, इसी पे है, सेम यही जा रही है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये लाल कलर वाली जो लाइन है, ये लाल कलर से ही बनाता हूं। ये लाल कलर वाली जो लाइन है, ये 9x - 3y = 6 को संतुष्ट करती है। तो एक ग्राफ वाली विधि से मैंने पूरी तरह दिखा दिया आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, तो चलो बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन और रह जाते हैं, उसके बाद में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दे रखी है कि मूल वास्तविक हैं 4, यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात करो। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है मुझे। ना 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 -3/4x² - 8x + 3, अगर ऐसा है कि वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है या नहीं है ये पता करना है सबसे पहले। तो उसने सवाल में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी घोटाला है, मैं बताता हूं। करते हैं बेटा। तो वास्तविक मूल होते हैं नहीं होते, कौन से होते हैं, ये समझाने बताया था ना मैंने? नहीं बताया था? बताया था ना कि b² - 4ac बराबर अगर 0 आ जाते हैं तो वास्तविक मूल तो होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न नहीं हो पाते हैं। अगर कुछ और आते हैं, 0 से बड़ा आता है, तो एक्चुअल मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं, है ना? तो और 0 छोटा आ जाता है तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते, सारे के सारे काल्पनिक मूल होते हैं। अब हम देखेंगे कि दिया है, क्या दिया है? ये दिया है -3/4x² - 8x + 3 = 0। अच्छा, ये चीज उसने दे रखी। अब ये चीज अगर दे रखी है मेरे बच्चों, तो हम निकालते हैं यहां से क्या? हम निकालते हैं यहां से a, यहां से a निकालते हैं, जो कि -3 यहां से a निकालता हूं जो कि -3/4 है। यहां से मैं b निकालता हूं
बी दे रखा है आपको माइनस का 8 और सी निकालता हूँ, सी दे रखा है आपको 3। इतनी बातें आप सबको पता होंगी, आपने रिवीजन जब किया होगा तो पढ़ी होंगी, मतलब जब क्लास देखी होगी तो समझी होगी ये सारी चीजें। अब हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बताया था ना मैंने आपको, विविधकर ना, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो होता है अंदर, ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी क्या है -8, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है -3/4 इंटू सी कितना है बच्चों, सी है गुणा 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बखूबी तरीके से तो -8×8 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 इंटू 3। ठीक है, कोई बुराई है क्या इस बात में? तो इस बात में किसी को कोई बुराई नहीं है सर, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा ए सी माइनस का 3 है प्लस का 3 है, सी तो भाई प्लस का 3 है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। खैर देखो, द्विघात समीकरण में कोशिश किया करो कि ये जो पहला टर्म है ए ये पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, कोशिश करना है आपने, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोशिश करनी है। खैर कोई बात नहीं, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम डी की वैल्यू निकाल देते हैं। डी की वैल्यू निकल के आएगी 64 और 3 तिया 9, तो 9 4 13 का 3 73, यानी कि √30 मतलब 73, √73। और डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर, आप याद करो, पढ़ाया था मैंने आपको, हर एक चीज पढ़ा रखी है, सारी की सारी चीजें पढ़ा रखी है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाई थी सर, सारी की सारी चीजें क्लियर है एकदम। यार पढ़ाया तो था लेकिन उसमें रूट नहीं हुआ करता था, ये बात तो मुझे भी याद रह गई है ना, ये रूट नहीं था उसमें, सिर्फ इतनी चीजें हुआ करती थी डिस्क्रिमिनेंट मतलब। चलो हटाओ, तो डी की वैल्यू इतनी इतनी निकल के आ गई बच्चों। अब डी अगर इतना इतना निकल के आ गया तो हम कहेंगे क्या, क्योंकि डी बराबर डी, क्योंकि डी बड़ा है 0 से, इसीलिए द्विघात समीकरण के वास्तविक व भिन्न मूल होंगे। मेरे बच्चों वास्तविक मूल तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ दोनों अलग अलग होंगे अगर 0 से बड़ा है तो रख देते हैं सूत्र का प्रयोग, श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघात समीकरण सूत्र लिख देंगे यहाँ पे, श्रीधराचार्य सूत्र। अब हम उपयोग करते हैं रूट निकालने के लिए, है ना। तो निकालो बच्चों, क्या निकालोगे? सूत्र है -b प्लस या माइनस रूट अंडर डी यानी कि क्या होता है, डी यानी यही तो होता है, यही सारी चीजें लिखी जाती है डी के अंदर, बटे 2a। तो माइनस बी और माइनस बी 8, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस या माइनस रूट अंडर 73, 2 इंटू ए कितना है, ए है बच्चों आपका माइनस का 3/4, ये हो जाएगा 8 प्लस या माइनस रूट अंडर 73, इससे इसको काटोगे 2 बार में तो ये माइनस का 3/2, और यही आपकी वैल्यू निकल के आने की है बच्चों, यही आपकी वैल्यू निकल के आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं है? तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई है ना।
अगर आप सुनना ध्यान से, अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं कि सर हम तो पहला टर्म जो है माइनस में नहीं लेना चाहते, हम तो प्लस में लेना चाहते हैं, तो पहला टर्म माइनस में नहीं लेना चाहते, उससे क्या करो, हर जगह माइनस से गुणा कर दो, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। बस उसके बाद में जो वो वहां से वैल्यू निकल के आई, वहां से ये माइनस में हो जाएगा ऊपर वाला 8 प्लस ये माइनस √73 बटे 3/2, ये फॉर्मूला निकल के आएगा वहां से, है ना। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर आई होंगी। और भाई ये निकल ही नहीं पा रहा है बाहर, तो अंदर ही रहने दो। चलिए, तो ये हमारा सीरीज खत्म होती है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हमने किए, हमने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के बन जाते हैं और किस तरह उन्हें सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम मिलेंगे हमारे नए चैप्टर के साथ, इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों कि पढ़ा करो, पढ़ लिया करो, बहुत मजा आता है पढ़ने में, है ना। तो पढ़ा करो यार दोस्तों, है ना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।